हो गया। तो कल जो है वो वैद्युत धारा वाला चैप्टर पूरा हो गया था, ठीक है ना। तो आज नेक्स्ट चैप्टर है और ये है भाई वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है, एकदम नया चैप्टर है और इसकी कई सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कई सारी चीजें जैसे आप वैद्युत आवेश पढ़ चुके हैं, इधर देख, वैद्युत आवेश पढ़ चुके हैं ना आप लोग, और साथ में आप लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत आवेश का क्वांटाइजेशन, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू क्या होता था, एन। ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये चीजें, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी चालक में वैद्युत का प्रवाह कैसे होता है, ठीक, उसी को आप वैद्युत चालन कहेंगे, ठीक है। तो किसी चालक में वैद्युत प्रवाह का अध्ययन, वैद्युत प्रवाह का अध्ययन, ये वैद्युत चालन है। इसको आप क्या बोलेंगे, तो कोई भी चालक है उसमें वैद्युत का प्रवाह कैसे हो सकता है, ये कैसे होता है, किन कारणों से होता है, किन कणों से होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पढ़ो, ठीक है भाई। उदाहरण के लिए, सपोज के लिए, जैसे धातुओं में अगर आप चाहो तो देखोगे, आप इसमें पढ़ोगे कि धातुओं में वैद्युत चालन किसके कारण होता है, इसके लिए उत्तरदायी है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके लिए कौन उत्तरदायी है, धातुओं में जो वैद्युत चालन होगा हमेशा किसके कारण होगा, किसके द्वारा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अगर अम्ल है या क्षार, एसिड्स, बेस, सुने हुए नाम केमिस्ट्री में, अम्ल, क्षार या लवण है, इनमें जो वैद्युत चालन होता है धन तथा ऋण आवेश द्वारा होता है, ऋण आयन द्वारा, ऋण इनमें जो वैद्युत चालन होगा किसके कारण द्वारा होगा, गैसों में जो वैद्युत चालन होता है, कभी कभार गैसों में भी वैद्युत चालन होता है, हमेशा नहीं होता, ध्यान रहे, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में गैसों में जो वैद्युत चालन होता है ये धन आयनों द्वारा होता है। किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में गैसें जो है धन आयनों में रूपांतरित हो जाती है और उसमें वैद्युत चालन होने लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी कि वैद्युत चालन क्या होता है, सबसे पहला। दूसरी बात, वैद्युत चालन कैसे होता है, धातुओं में कैसे होता है, ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज आपने अगर हो सकता है 11th में था, 12th में आएगा, मुझे ध्यान नहीं है, आपने सेमीकंडक्टर्स पढ़े हुए, सेमीकंडक्टर्स, ये अब आएगा शायद, अर्धचालक इसको हिंदी में बोलते हैं, अर्धचालक पढ़े हुए। तो अर्धचालकों में जो वैद्युत चालन होता है
ये या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या धनात्मक कोटर द्वारा होता है, धनात्मक कोटर, पॉजिटिव होल्स बोलते हैं इनको। तो ये थोड़ा अलग थ्योरी है। चालकों में कैसे होगा, धातुओं में कैसे होगा, अधातुओं में कैसे होगा, अम्ल में कैसे होगा, क्षार में कैसे होगा, लवण में कैसे होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप पढ़ोगे कि गैसों में वैद्युत चालन, थोड़ा सा अलग किस्म की थ्योरी है, ठीक है ना। धातुओं की तो आपने पढ़ी हुई है, मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो आपको पहले भी कहीं आई होगी, हो सकता है नहीं आई होगी तो इसके बाद आएगी। तो आपको ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। साथ में आप पढ़ोगे इसमें वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल, जो पहला आर्टिकल इस पूरे चैप्टर, जो इस चैप्टर का है, वो यही है कि वैद्युत धारा क्या होती है भाई। नाम सुना हुआ है सब लोगों ने, वैद्युत धारा क्या होती है। वैद्युत धारा आपने इससे पहले वैद्युत आवेश वाला चैप्टर पढ़ा है ना, पढ़ा था। और आपने साथ में ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर सपोज के लिए कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है भाई, या एक समान ना भी हो तो भी चलेगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर एक बल लगता है, F बराबर QE। अगर कोई एक समान रूप से, या कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, एक समान ना भी बोलो तो भी चल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर हमेशा एक क्या लगता है, बल लगता है। और आप जानते हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल लगेगा तो वो गतिमान अवस्था में आ जाती है, ठीक है ना। और इस बल के कारण जो आवेश है, आवेश, चूंकि देखो कई चीजें क्या होती है कि बल का मान इस बात पर निर्भर करेगा कि वो वस्तु को जो है गतिमान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अगर मैं इस पे बल लगाऊंगा तो ये गतिमान हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दीवार पे बल लगाऊंगा तो गतिमान होना संभव नहीं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये गतिमान हो जाएगा, क्योंकि आवेश का जो द्रव्यमान होता है या आकार होता है बहुत ही कम होता है। तो इस बल के कारण आवेश गतिशील अवस्था में आ जाता है, यानी कि मूवमेंट की स्थिति में आ जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है। और आवेश की गतिमान अवस्था को या गतिशील अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि आवेश की गतिमान अवस्था या गतिशील अवस्था, नोट करना है आप लोगों को, आवेश की गतिमान अवस्था को ही वैद्युत धारा कहा जाता है। वैद्युत, अगर कोई आवेश है भाई, वो गतिमान है तो उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है ना। या आप यूं भी कह सकते हैं कि जब कोई आवेश किसी चालक में एक से दूसरे स्थान तक जाता है तो ये कहा जाता है कि उस चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आवेश की गतिशील अवस्था या फिर आवेश के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं भाई, वैद्युत धारा बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और एक और चीज ध्यान देनी कि जब बल लगता है भाई, तो बल हमेशा एक सदिश राशि होती है। बल क्या है, और ये जो वैद्युत बल है, इसी के कारण वैद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो लेकिन वैद्युत धारा हमेशा एक अदिश राशि होती है, ये ध्यान रखना। वैद्युत धारा क्या है,
और आवेश पर जो बल लगता है, आवेश पर बल, किसी भी आवेश पर बल, अगर आवेश धनावेश है भाई, धनावेश, धनावेश पर जो बल लगेगा वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र ई के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र ई के अनुदिश लगेगा। और ऋण आवेश पर बल जो होगा, ऋण आवेश पर जो बल होगा भाई वो हमेशा होगा वैद्युत क्षेत्र ई के विपरीत। और ये चीज बताने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि जब भी कोई आवेश आप वैद्युत क्षेत्र में रखोगे, ठीक है, तो वो हमेशा उस पर एक बल लगेगा। धनावेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो चलेगा, और ऋणावेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा भाई, ठीक है। और बल लगने के कारण आवेश हमेशा किस अवस्था में आ जाएगा, गतिमान अवस्था में आ जाएगा। और आवेश की इसी गतिमान अवस्था को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं, ठीक है। अब मिटा दूं मैं इसको, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वैद्युत धारा को ही थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम किस पे चल रहे थे, वैद्युत धारा पे चल रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल करंट पे। तो होता क्या है, अभी मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो किसी भी वैद्युत आवेश की गतिशील अवस्था है। वैद्युत आवेश की क्या है, गतिमान अवस्था या गतिशील अवस्था। तो अब किसी चालक में वैद्युत, उसकी गणना कैसे होगी, मेन चीज तो क्या है, हम उसकी गणना कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी चालक में, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, वैद्युत, ये परिभाषा है ध्यान रखना, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है, वैद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं भाई, वैद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा है। अब सपोज के लिए मान लेते हैं, माना किसी चालक में, माना किसी चालक में स्मॉल टी समय में, स्मॉल टी सेकंड में लिख लो, ठीक है ना, ताकि मात्रक भी क्लियर होते रहे। स्मॉल टी सेकंड में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा। तो चालक में वैद्युत धारा, चालक में वैद्युत धारा बराबर, वैद्युत धारा बराबर आवेश, आवेश प्रवाहित, आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाहित, ये आवेश बटे, ये इसको ऐसा लिखो, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश बटे वैद्युत बटे समांतराल, प्रवाहित आवेश बटे समांतराल। और इसको आई से प्रकट करते हैं, इससे इसको वैद्युत धारा को है आई से प्रकट करते हैं। तो जहां पे भी आपको किसी भी व्यंजक में या फिर किसी भी फॉर्मूले में जहां पे आई लिखा होगा तो इसको क्या समझोगे आप, क्या समझोगे, वैद्युत धारा। हाँ, इसे आई से प्रकट करते हैं तो आई बराबर होता है Q/T,
समीकरण नंबर क्या बना दे रहा हूं मैं, फर्स्ट। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटाइजेशन से, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटीकरण से, क्वांटीकरण सिद्धांत से आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है भाई, Ne। कोई भी जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णज होता है। ठीक है ना। ठीक है भाई। तो Q बराबर Ne होता है, तो I बराबर हो गया, I बराबर Q की जगह रखो Ne/T। ये समीकरण नंबर क्या बना सकते हैं आप, इसको सेकंड बना सकते हैं। ठीक। जहां n एक इंटीजर है, पूर्णांक है, और धन पूर्णांक है, ध्यान रहे, ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता बल्कि क्या है, धन पूर्णांक। अब क्या होता है, आवेश का मात्रक, अगर कोई राशि आती है तो उसका मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। आवेश देखो, सॉरी आवेश नहीं बल्कि क्या, वैद्युत धारा, वैद्युत, क्योंकि आवेश का तो आप लोग जानते हैं, जानते नहीं जानते, क्या जानते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, मिस्टर अमन, कूलाम होता है। अच्छी बात है। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, क्या वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T होता है ना, Q/T। समीकरण 1 से आप देख रहे हैं Q बराबर I/T। तो I बराबर, I का मात्रक, I का या धारा का मात्रक हो जाएगा, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर या कूलाम/सेकेंड। और ये एक मूल राशि है भाई, ये नोट करना है, वैद्युत धारा मूल राशि, 7 मूल राशियां हैं, उनमें से एक वैद्युत धारा भी होती है। और इनका, इसका जो निरपेक्ष, जब मूल राशि होगी तो इसका मूल मात्रक भी होगा, और इसका एक मूल मात्रक होता है, निरपेक्ष मात्रक होता है। अतः इसका निरपेक्ष मूल मात्रक, इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है भाई एम्पियर। इसका मूल मात्रक क्या है, एम्पियर। ठीक है ना। और यहां से देखो, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर को AMP लिख देते हैं हम। ठीक है ना। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे पर सेकेंड, 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड होता है। ठीक है ना। यहां से आप 1 एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं कि 1 एम्पियर, यदि किसी चालक में, ये नोट करना है कि यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर 1 कूलाम पर सेकेंड हो, यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या हो, 1 कूलाम पर सेकेंड हो, तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर 1 कूलाम पर सेकेंड, तो वैद्युत धारा, चालक में जो वैद्युत धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। या आप कह सकते हैं कि यदि किसी चालक से होकर 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो, तो उस चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होगी या हो रही हो। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। और जो एम्पियर की परिभाषा है भाई, वो अनंत लंबाई के 2 समांतर चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जाती है। 11th में आपने परिभाषा पढ़ी होगी 1 एम्पियर की। ठीक है ना। तो ये वैद्युत धारा का मात्रक हो गया, ये वैद्युत धारा। अब
1 एम्पियर धारा अगर हमें प्राप्त करनी तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने हो, ठीक है ना। अभी आप जानते हैं, पुनः आप जानते हैं फिर से कि I बराबर क्या होता है भाई, Q अपॉन T, Q अपॉन, यदि Q बराबर 1 कूलम, Q बराबर क्या हो, अर्थात Q बराबर 1 कूलम, तो Q बराबर आपको मैंने बताया था Ne बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। Ne इक्वल टू Q बराबर Ne होता है ना, तो Ne बराबर कितना हुआ, 1 कूलम हुआ। तो यहाँ से N बराबर कितना हो गया भाई, 1 अपॉन E, N इक्वल टू 1 अपॉन E हुआ। Q बराबर Ne, तो N बराबर 1 अपॉन E। हम ये चेक करेंगे कि एक एम्पियर धारा अगर हमें चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पड़ेंगे प्रति सेकंड किसी चालक में से, ठीक है ना। तो Q बराबर Ne, तो N बराबर 1 अपॉन E, N इक्वल टू हो गया भाई 1 अपॉन E का मान बोलो भाई, E का मान क्या होता है, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और यहाँ से N बराबर हो गया 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 19, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 10/16, 10 हटा दिया मैंने, अब गुणा के 10 की घात 19, ऐसे लिख सकते हैं। इसका 10 हटा दिया, यहाँ एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है, इतना तो आता ही है सबको। तो ये आ गया भाई n बराबर 16 का भाग दे दो, ये एक और इसको ऐसे लिख दूं 100/16 गुणा के 10 की घात 18, ऐसे लिख सकते हैं। 10 की घात 10 मैंने इधर ले लिया ताकि अब भाग चला जाए, तो n इक्वल टू हो जाएगा 6.25 आ रहा है, और इंटू 10 की पावर कितना 18, 10 की पावर, और ये काफी बड़ी संख्या है, 10 की घात 18, यानी 10 के पीछे कितने, एक के पीछे कितने जीरो लगाना है, एक के पीछे 18 जीरो, और एक के पीछे 18 जीरो लगाएंगे तो काफी बड़ी संख्या होती है, नहीं होती। तो काफी बड़ी संख्या होने का फायदा यह है कि हमको ऐसा चालक चाहिए जिसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो, तभी जाके विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वरना नहीं होगी, ठीक है ना। कि किसी भी चालक की जो चालकता है वो निर्भर करती है कि उस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, वो धातु या फिर वो चालक वैद्युत धारा का उतना अच्छा चालक माना जाएगा, ठीक है ना। और वैद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, कौन सी धातु है, चांदी सबसे अच्छी धातु होती है। और चांदी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, चांदी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो लगभग 10 की घात 28 प्रति घन मीटर होती है, 10 की पावर 28 प्रति घन मीटर। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ये है कि अगर हमें किसी चालक से होकर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी है तो हमें उस चालक में प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, प्रवाहित करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कुछ देर बाद तो चालक से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाने चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। थ्योरेटिकली अगर आप देखो तो चालक में इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे कि नहीं होंगे, भाई देखो अगर आप किसी पाइप से प्रति सेकंड जो है पानी ले रहे हैं, 1 लीटर पानी ले रहे हैं प्रति मिनट, ठीक है ना, टैंक से जुड़ा हुआ है आपने, आप टैंक को ये समझ लो कि धातु है जिसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, पानी को आप मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है, पानी के कणों को। तो कुछ देर बाद टैंक खाली होगा नहीं होगा, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद खत्म होने चाहिए, होने चाहिए। अगर हमारे पास कोई तार है, सपोज के लिए कोई तार है, ये प्लास्टिक का है भले, ये तार नहीं है, ठीक है ना, और इस तार में मानो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर
क्या है, धारा है। अब इसमें प्रति सेकंड जो है 6.25 इंटू 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, और कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो वो चालक भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह का मतलब ये कतई नहीं है कि इस चालक से एक सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे में चले गए। एक सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह का मतलब नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से निकले, ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से प्रवेश करें। तो वो सर्किल होता है। अगर आप सर्किल में दौड़ रहे हैं तो आप एंड पॉइंट नहीं पकड़ोगे, स्ट्रेट लाइन में दौड़ोगे, स्ट्रेट लाइन में दौड़ोगे ना कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट होगा, लेकिन सर्किल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी है तो प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। लेकिन जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से निकलेंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। और इस प्रकार से चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो तार है जिनमें आप विद्युत धारा प्रवाहित वो सालों साल तक क्या रहते हैं, विद्युत के चालक रहते हैं। तांबे का तार है, कभी भी विद्युत चालन कर लो उसमें, ठीक है ना। ये जो तार यूज हो रहे हैं आपके लाइन में, तो कई सालों तक यूज हो रहे नहीं हो रहे, जब तक कि वो टूटे ना। तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन खत्म क्यों नहीं होते, उसके कारण मैंने आपको ये बता दिया। बात समझ में आ गई। तो पहले सिरे से इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दूसरे सिरे में उसी समय विदाउट टाइम लैगिंग इतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। और इसको बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, और विद्युत धारा की जो विमा होती है, आई की विमा, आई की विमा क्या होती है भाई, इसको यही लिखते हैं कैपिटल। आई की विमा क्या होती है, मूल राशि है और किसी अन्य राशि से प्राप्त नहीं करते हम इसको, सीधे सीधे उसकी विमा क्या है, कैपिटल ए। आगे बात समझ में, मिटा दो इसको। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा को ही लेते हुए हम अभी आपने कहा कि जब विद्युत धारा बहती है तो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेश बहते हैं, ये बोला आपने। और जब विद्युत बल लगता है तो विद्युत बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक कोई भी बल हो सदिश राशि है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी या फिर जो भी आवेश के जो भी जो है विद्युत धारा के लिए क्या है, प्रभावी कारक है या फिर उत्तरदायी कारक है, उनकी भी एक पर्टिकुलर दिशा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और जब पर्टिकुलर दिशा होनी चाहिए तो इसका मतलब विद्युत धारा भी क्या होनी चाहिए, एक सदिश राशि होनी चाहिए। लेकिन हमेशा नोट करो कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, बल्कि क्या है, विद्युत धारा एक भले आप विद्युत धारा को तीर के चिन्हों से दिखाते हैं, विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं कि अगर सपोज के लिए कोई चालक है तो ये विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है ना। और जनरली हम कहते हैं कि इन जनरल कि विद्युत धारा के प्रवाह का के प्रवाह की दिशा, प्रवाह की विद्युत धारा की दिशा और प्रवाह की दिशा अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। प्रवाह की दिशा धन आवेशों के अनुकूल, धन आवेशों की गति की दिशा में होती है, गति की दिशा में।
धनावेश जिधर को गति कर, वैद्युत प्रवाह के दौरान धनावेश जिधर को गति करते हैं वैद्युत धारा उधर को बहती है, ठीक है। या ऋण आवेशों की प्रवाह की दिशा के या गति की दिशा के विरुद्ध प्रवाहित होता है। वैद्युत धारा हमेशा धनावेशों की गति की दिशा के अनुदिश और ऋणावेश की दिशा के विरुद्ध प्रवाहित होता है। अगर आप सपोज के लिए एक सेल ले लें, ये एक सेल है और ये एक इसमें एक कुंज, ये के, ये ई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर को जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को इधर को आकर्षित होंगे धनावेश सिरे की ओर, और जो धनावेश है वो किधर को जाएंगे, ऋणावेश सिरे की ओर। तो इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैद्युत धारा की दिशा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा की क्या होगी, विपरीत होगी, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाएंगे तो वैद्युत धारा की दिशा हमेशा धन से ऋण सिरे की ओर मानी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वैद्युत धारा एक क्या है, अदिश राशि। अगर आप जिस चालक में धारा बह रही है, जिस चालक तार में धारा बह रही धारा, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे ये अदिश है। जिस चालक तार में धारा बह रही है उस चालक तार को मोड़ दें, उस चालक तार को क्या कर दें, या उसमें गांठ लगा दें, ठीक है, या उसका रूप बदल दें। देखो सपोज करिए चालक तार है, ये क्या है, और इसमें धारा बह रही है, ठीक है। अगर आप इसमें फिर भी धारा बहेगी, इसमें आप इसको जिगजैग कर दें तो भी इसमें क्या बहेगी। और इन चीजों में यहाँ भी धारा आई, यहाँ भी धारा आई, यहाँ भी धारा आई, ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, ठीक बराबर होंगे भाई। यानी कि चालक के आकार में रूप में परिवर्तन करने से इस पे वैद्युत धारा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये धारा के वेक्टर का नियम का पालन नहीं करती, वैद्युत धारा जो है वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है। तो होना क्या चाहिए था, ध्यान से देखो, जैसे हमने इसको जिगजैग बनाया तो एक बार धारा ऊपर को जानी चाहिए थी, एक बार नीचे जानी चाहिए, फिर ऊपर जानी चाहिए, फिर नीचे जानी चाहिए थी, ठीक है ना। और जैसे धारा की दिशा बदलती उसका मान भी क्या हो जाना चाहिए था। अगर चूंकि अगर ये सदिश होती तो दिशा बदलने के साथ साथ इसका मान भी क्या होता, चेंज होता नहीं होता। और इसको हम ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं कि वैद्युत धारा वेक्टरों के योग के नियम का पालन नहीं करती है, वेक्टरों के योग के नियम का पालन नहीं करती है। और इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको हम ऐसे सिद्ध करेंगे कि सपोज के लिए दो वैद्युत धाराएं हैं किसी चालक में सपोज के लिए इस तार में 5 एम्पियर की धारा आ रही है, इस चालक में कितनी एम्पियर की धारा आ रही है, और इस चालक से आ रही है भाई सपोज के लिए, चलो मान लेते हैं कितना, 12 एम्पियर की धारा आ रही है,
और ये ठीक 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, दोनों चालक ठीक कितने डिग्री पे मिल रहे हैं, और दोनों धाराएं मिलकर एक तीसरी धारा बना रही है। तो आप पाओगे कि ये जो तीसरी इस जार में जो धारा होगी वो 12 और 5 कितना हुआ, ये 17 एम्पियर मिलती है। ये कितनी मिलेगी, 17 एम्पियर। अब अगर ये विद्युत जो है वेक्टर के नियम का पालन करता, अगर वेक्टर के नियम का पालन करता, अब ये सही है, ठीक है। और अगर ये दो वेक्टर होते, ये दो क्या होते, तो दो वेक्टर अगर दो वेक्टरों के योग के रूप में लेते, अगर दो वेक्टर एक 5 एम्पियर का है, एक कितना एम्पियर का है, तो ये 5 एम्पियर का है, ये 5 है, और ये कितना है 12, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो इसके लिए हम क्या करते कि एक समांतर चतुर्भुज पूरा करते और इसका विकर्ण, इसका, ठीक है। और जो इसका जो विकर्ण होता ये होता 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये आना चाहिए था कितना 13, इसका मान कितना आना चाहिए था 13 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वेक्टर योग होता, अगर वैद्युत धारा वेक्टर राशि होती तो 5 एम्पियर और 12 एम्पियर की जो धाराएं 90 डिग्री पे मिल रही है उनका योग जो है कितना आना चाहिए था 13 एम्पियर आना चाहिए, जबकि 13 एम्पियर नहीं आता है, कितना आता है 17 एम्पियर, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं हैं उनका वेक्टर योग शून्य होता है। कई बार क्या होता है कि इसमें वेक्टर के ऐसा लगता है कि ये वेक्टर नियम का पालन कर रहा है, ठीक है, लेकिन असल में ये वेक्टर नहीं। तो यहाँ पे जो धारा होगी वो उन धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि आने वाली धाराएं बराबर यहाँ से जाने वाली धाराएं। तो यहाँ पर कोई इस संधि पर कोई भी धारा संचित नहीं होती। तो किसी भी, ये एक नियम है, आगे जाके आप पढ़ोगे इसको, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और वो सदिश राशि ना होकर अदिश राशि क्यों है। ये सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई। तो ये है भाई वैद्युत धारा। टाइम है, नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, इसको चेक करो, फिर नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। यहाँ पे क्लास समाप्त कर रहा हूँ।